नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 3 के अध्याय मानव निर्मित वस्तुओं को कक्षा में उदाहरण समर्थित ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक मानव निर्मित वस्तुओं पर बच्चों से प्रस्तुतीकरण करवा सकते हैं तथा चर्चा द्वारा उसके प्रकार, गुण एवं महत्व को बता सकते हैं। शिक्षक बच्चों को प्लास्टिक के प्रकार, गुण व उपयोग को पीपीटी के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को मानव निर्मित वस्तुओं का समाज पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस अध्याय के शिक्षण के पश्चात निम्न परिणाम अपेक्षित हैं। बच्चे मानव निर्मित वस्तुओं जैसे संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, कांच, मृत्तिका एवं साबुन के प्रकार एवं उसके गुण स्पष्ट कर सकेंगे और लिख सकेंगे। इस पाठ के शिक्षण हेतु सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अध्याय का आरंभ सीधे परिभाषा से करने के बजाय बच्चों को उनके रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है। उनसे यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि वे जो कपड़े पहनते हैं, जो बस्ता स्कूल लेकर आते हैं या जिस पेंसिल से लिखते हैं, ये सब वस्तुएं आती कहाँ से हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए ध्यान दिलाया जा सकता है कि इन वस्तुओं को मनुष्य कच्चे माल की सहायता से तैयार करता है। इसी के साथ खेती में उपयोग होने वाले औजार और घर की वस्तुओं का उल्लेख करके ये स्पष्ट किया जा सकता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से तुलना समझाई जा सकती है कि कुछ वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी और खनिज, जबकि कई वस्तुएं मनुष्य खुद बनाते हैं। यहीं से अध्याय की दिशा स्थापित की जा सकती है, जहां आगे हम विस्तार से समझेंगे कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और वे किन किन रूपों में हमारे जीवन में उपयोगी होती हैं। इस चित्र में कुछ मानव निर्मित वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे साबुन, चीनी मिट्टी का कप, साइकिल, कपड़े, फैन, स्टूल आदि। फिर मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता की चर्चा के पहले कक्षा में ये बताया जा सकता है कि प्रकृति हमें अनेक संसाधन प्रदान करती है, फिर भी समय के साथ मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक समय में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं और वह मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और वैज्ञानिक प्रगति हुई, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गईं। इन बढ़ती आवश्यकताओं को केवल प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया। इसी प्रकार से मानव निर्मित वस्तुओं का विकास हुआ और आज ये हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। भोजन, वस्त्र और आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कपड़े, भवन निर्माण सामग्री और घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं आदि। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों को ये समझा सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानव निर्मित वस्तुएं भी हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को सुविधाजनक बनाने में अत्यंत उपयोगी है। अब चर्चा को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक यानी वस्त्र की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। शरीर को ढकने और उसकी सुरक्षा के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये बताया जा सकता है कि हम दैनिक जीवन में पैंट, शर्ट आदि के जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इस क्रम में शिक्षक आगे ये समझा सकते हैं कि ठंड से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, शॉल और कंबल ये सब उपयोग में लाए जाते हैं।
ऊनी वस्त्र पशुओं के बालों से तैयार किए जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, और आजकल मानव निर्मित संश्लेषित रेशे जैसे नायलॉन, टेरिलीन, इन सब से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ, आकर्षक और उपयोगी होते हैं। ये तालिका विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि अलग-अलग वस्त्र किन रेशों से बनते हैं और उन रेशों से उन रेशों के स्रोत क्या होते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सूती वस्त्र सूती धागे से बनती है और उसका स्रोत है कपास। वहीं ऊनी वस्त्र ऊनी धागे से बनती है, जिसका स्रोत है जंतुओं के बाल। रेशमी वस्त्र रेशमी धागे से बनते हैं, जिसका स्रोत है रेशम के कीट। और फिर आता है टेरिलीन, ये मानव निर्मित स्रोत से तैयार किया जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य की एक और मूलभूत आवश्यकता यानी आवास की ओर ले जाया जा सकता है। बच्चों से पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने अपने आसपास किसी भवन निर्माण का कार्य होते हुए देखा है? अगर हाँ, तो उसमें किन किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है, ये उनसे पूछा जा सकता है। फिर उनको ये बताया जा सकता है कि भवन बनाने में ईंट, सीमेंट, लोहा, बालू और पत्थर जैसी सामग्री का उपयोग होता है। इनमें से कई वस्तुएं मानव द्वारा तैयार की जाती हैं और निर्माण कार्य को संभव बनाती हैं। इसके साथ ये भी जोड़ा जा सकता है कि सीमेंट से दीवार या फर्श तैयार किए जाते हैं, तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया से भवन को टिकाऊ बनाया जाता है। इसके बाद घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता बच्चों को बताते हुए ये कहा जा सकता है कि वो सोचें कि सुबह उठने से लेकर रात तक घर में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। वो स्नान करना, कपड़े धोना, दांत साफ करना या भोजन पकाना जैसे उदाहरण आसानी से बता पाएंगे। इसके बाद उन्हें ये बताया जा सकता है कि इन सभी कार्यों को करने में कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे साबुन, ब्रश, बर्तन या अन्य उपकरण। यानी घरेलू कार्यों को सरल और व्यवस्थित बनाने में मानव निर्मित वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब धीरे धीरे चर्चा को घर से बाहर के कार्यों की ओर बढ़ाया जा सकता है, जहां हम देखेंगे कि कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी मानव निर्मित वस्तुएं किस प्रकार उपयोगी होती हैं। यहाँ बच्चों से पूछा जा सकता है कि किसान खेत में काम करते समय किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। हंसिया, खुरपी या फावड़े जैसे औजारों के नाम बता के ये स्पष्ट किया जा सकता है कि ये सभी उपकरण मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और खेती के काम को आसान बनाते हैं। खेत जोतने से लेकर फसल काटने और सिंचाई तक हर चरण में अलग अलग मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अब ध्यान स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं की ओर केंद्रित किया जा सकता है। मानव जीवन में स्वस्थ रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन, वस्त्र और आवास। बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए मनुष्य प्राचीन समय से ही विभिन्न उपाय अपनाता रहा है। पहले लोग पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों से औषधियां तैयार करते थे और उन्हीं के माध्यम से रोगों का उपचार करते थे। समय के साथ विज्ञान और तकनीक के विकास ने औषधि निर्माण की प्रक्रिया को और उन्नत बना दिया है। आज अनेक दवाएं वैज्ञानिक शोध और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं, जिनसे विभिन्न रोगों का प्रभावी उपचार संभव हो पाया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि औषधियों का उपयोग सावधानी पूर्वक और चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत या बिना सलाह के दवा लेना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए संश्लेषित रेशों की चर्चा की जा सकती है। आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ ऐसे अनेक रेशे बनाए जाने लगे हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, बल्कि मानव द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं की सहायता से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन और रेयॉन जैसे रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं।
इन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त न होकर रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग में इन रेशों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र सामान्यतः अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं, आसानी से नहीं फटते और लंबे समय तक उपयोग में बने रहते हैं। यही कारण है कि आजकल दैनिक जीवन में इन रेशों से बने कपड़ों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। अब बच्चों का ध्यान उन वस्तुओं की ओर दिलाया जा सकता है जो वो रोज देखते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन शायद इतना ध्यान नहीं देते। जैसे बाल्टी, बोतल, ब्रश आदि। उनसे ये पूछा जा सकता है कि इन वस्तुओं में क्या समानता है। फिर चर्चा के माध्यम से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि इनमें से कई वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, बल्कि रासायनिक पदार्थों की सहायता से इसे तैयार किया जाता है। उदाहरण के रूप में पॉलिथीन, पीवीसी या बेकलाइट जैसी वस्तुओं का उल्लेख करते हुए ये बताया जा सकता है कि अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक अलग-अलग गुणों वाले होते हैं। फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक के एक प्रमुख प्रकार यानी थर्मोप्लास्टिक पर चर्चा की जा सकती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा होने पर पुनः कठोर बन जाते हैं। इस विशेष गुण के कारण ऐसे प्लास्टिक को बार बार गर्म करके पिघलाया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार अलग अलग आकारों में ढाला भी जा सकता है। यही कारण है कि इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त पॉलिथीन और पीवीसी जैसी वस्तुओं के उदाहरण देकर विद्यार्थियों को ये गुण स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए ये इंगित किया जा सकता है कि सभी प्लास्टिक का व्यवहार गर्म करने पर एक सा नहीं होता। कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं और दोबारा पिघलाकर आकार नहीं बदलते। इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है और इनका व्यवहार थर्मोप्लास्टिक से भिन्न होता है। इस कारण इनका पुनः उपयोग किसी और रूप से संभव नहीं होता। इसके साथ ये भी जोड़ा जा सकता है कि इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग विद्युत उपकरणों, रसोई के बर्तनों के हैंडल तथा चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, जहां मजबूती और ऊष्मा प्रतिरोध आवश्यक होता है। चर्चा को पर्यावरण के संदर्भ से जोड़ते हुए बच्चों से पूछा जा सकता है कि जब वे बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे अक्सर किसमें पैक होकर आती हैं। वो आसानी से पॉलिथीन या प्लास्टिक का नाम लेंगे। यहाँ ये समझ विकसित की जा सकती है कि इसी कारण घरों में प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका निस्तारण एक बड़ी समस्या बन जाता है। प्लास्टिक जैव अपघटित नहीं होते, इसलिए ये लंबे समय तक मिट्टी और पर्यावरण में बने रहते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक धुआं भी निकलता है, जो वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनता है। इस प्रकार बच्चों के सामने यह विचार रखा जा सकता है कि प्लास्टिक का उपयोग हमेशा सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अब इस तालिका को आधार बनाते हुए अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में लगने वाले समय और उनकी प्रकृति को समझाया जा सकता है। हमारे आसपास उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्ट एक जैसे नहीं होते और ना ही वे एक समान समय में नष्ट होते हैं। सब्जियों और फलों के छिलके तथा बचा हुआ भोजन जैसे पदार्थ लगभग 1 से 2 सप्ताह में सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए इन्हें जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। इसी प्रकार कागज 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में और ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में विघटित हो जाते हैं। ये सभी पदार्थ जैव निम्नीकरणीय श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन संभव होता है। जबकि इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक वातावरण में ही बने रहते हैं। टिन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं के डिब्बों को नष्ट होने में 100 से 500 वर्ष तक भी लग सकते हैं, जबकि प्लास्टिक की थैलियां कई वर्षों तक बिना नष्ट हुए बनी रहती हैं। ऐसे पदार्थों को
जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की प्रकृति और उनके अपघटन में लगने वाले समय के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें ऐसे पदार्थों के उपयोग और निपटान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस चरण में प्लास्टिक की उपयोगिता पर व्यवस्थित रूप से चर्चा की जा सकती है और ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आजकल के दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग अत्यंत व्यापक हो चुका है। घर, विद्यालय और बाजार, हर जगह ऐसी अनेक वस्तुएं मिलती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे थैलियां, बोतलें, डिब्बे, खिलौने आदि। इस संदर्भ में यह भी बताया जा सकता है कि पॉलिथीन प्लास्टिक का एक सामान्य उदाहरण है जिससे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं तैयार होती हैं। प्लास्टिक के हल्के, मजबूत और टिकाऊ होने के कारण इसका उपयोग कई क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। यही गुण इसे परिवहन, पैकेजिंग, घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक कार्यों में उपयुक्त बनाता है। साथ ही ये भी उल्लेख किया जा सकता है कि अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में टेफ्लॉन जैसा प्लास्टिक ऊष्मारोधी होता है और विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को प्लास्टिक की विविधता और उपयोग समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ-साथ ये बात भी रेखांकित की जा सकती है कि उपयोगिता के बावजूद प्लास्टिक का अत्यधिक और असावधानी पूर्वक प्रयोग पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। प्लास्टिक को जलने या खुले में फेंकने से प्रदूषण फैलता है, जिससे वायु, जल और मिट्टी सभी प्रभावित होने लगते हैं तथा जीव जंतुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः प्लास्टिक का प्रयोग हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ ही किया जाना चाहिए। यहाँ देखा जा सकता है कि प्लास्टिक केवल एक ही प्रकार का पदार्थ नहीं है, बल्कि इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिनका उपयोग अलग-अलग कार्यों में होता है। जैसे पॉलिथीन का उपयोग थैलियों, बोतलों और बाल्टी जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं बनाने में किया जाता है, जबकि टेफ्लॉन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्लास्टिक का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। अब चर्चा को एक ऐसे पदार्थ की ओर लाया जा सकता है जो हमें लगभग हर जगह दिखाई देता है, यानी कांच। कांच ऐसी सामग्री है जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर विज्ञान और तकनीक तक अनेक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाती है। इसका उपयोग खिड़कियों के शीशे, बोतलों, वैज्ञानिक उपकरणों और प्रकाशीय यंत्रों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी पारदर्शिता के कारण ये दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और चश्मों जैसे उपकरणों में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। कांच मुख्यतः सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसका कोई निश्चित गलांक नहीं होता। गर्म करने पर यह धीरे-धीरे नरम होकर द्रव जैसा व्यवहार करने लगता है। इसी विशेषता के कारण कांच को अतिशीतित अब चर्चा को एक ऐसे पदार्थ की ओर लाया जा सकता है जो हमें लगभग हर जगह दिखाई देता है, यानी कांच। कांच ऐसी सामग्री है जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर विज्ञान और तकनीक तक अनेक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाती है। इसका उपयोग खिड़कियों के शीशों, बोतलों, वैज्ञानिक उपकरणों और प्रकाशीय यंत्रों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी पारदर्शिता के कारण यह दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और चश्मों जैसे उपकरणों में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। कांच मुख्यतः सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसका कोई निश्चित गलांक नहीं होता। गर्म करने पर यह धीरे-धीरे नरम होकर द्रव जैसा व्यवहार करने लगता है। इसी विशेषता के कारण कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इस प्रकार कांच के गुणों और उपयोगों को समझने के बाद अब आगे हम कांच के विभिन्न प्रकारों और उनके विशिष्ट उपयोगों पर संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं।
कांच के प्रकार पर चर्चा शुरुआत करते हुए ये बताया जा सकता है कि गुणों और उपयोग के आधार पर कांच अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साधारण या मृदु कांच का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका उपयोग बोतलें, खिड़कियों के शीशों और सामान्य बर्तन में किया जाता है। इसके बाद कठोर कांच की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है कि जो प्रयोगशाला के उपकरणों जैसे फ्लास्क और बीकर बनाने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि यह अधिक ताप सहन कर सकते हैं। इसके बाद प्रकाशीय या फ्लिंट कांच का उदाहरण दिया जा सकता है कि ये इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म और चश्मों के निर्माण में होता है, क्योंकि ये प्रकाश को सही प्रकार से अपवर्तित करने में सहायक होते हैं। अब कांच के ऐसे उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है जो हम रोज देखते हैं, यानी धूप के चश्मे में। कुछ चश्मों में सीरियम ऑक्साइड मिलने से कांच स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। इसलिए धूप में आराम तो मिलता है, लेकिन छाया में स्पष्टता कम होती है। इसी वजह से आजकल फोटोक्रोमिक लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड होता है। धूप में ये टूटकर सिल्वर की परत बनाता है और लेंस गहरे रंग का हो जाता है, जबकि छाया में ये फिर से मिलकर पहले जैसा हल्का हो जाता है। इसी तरह रंगीन कांच बनाने के लिए अलग अलग धातुत्व ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट जो नीले रंग का होता है, फेरिक जो हल्का नीला होता है, क्रोमियम जो हल्का हरा होता है और सीरियम या क्यूपरस जो पीले रंग का होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि फोटोक्रोमिक लेंस प्रकाश और छाया में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। मिट्टी से बनी चीजें हमें मानव निर्मित वस्तुएं का एक बहुत ही सहज और नजदीकी उदाहरण देती हैं, क्योंकि यहाँ कच्ची मिट्टी सही प्रक्रिया से गुजरकर टिकाऊ और उपयोगी वस्तु में बदल जाती है। मिट्टी अपने आप में कच्ची होती है, लेकिन जब इसे कारीगरी और ऊष्मा की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो ये मिट्टी उपयोगी और टिकाऊ वस्तु बन जाती है। कुम्हार आमतौर पर चिकनी मिट्टी, जिसे क्ले कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। चाक पर पहले बर्तन का कच्चा आकार बनाया जाता है और जब यह पककर तैयार हो जाता है, तब वह मृतिका कहलाता है। इसी क्रम में शिक्षक ये भी जोड़ सकते हैं कि चीनी मिट्टी भी सफेद मृतिका का ही एक प्रकार है। इससे कप प्लेट, केतली जैसे बर्तन बनते हैं और दैनिक जीवन में दिखने वाले कुछ उपयोगी हिस्से भी, जैसे गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर में इनका प्रयोग होता है। इस भाग में शिक्षक बच्चों को मृतिका बनाने की प्रक्रिया क्रमवार समझा सकते हैं। इसमें बताया जा सकता है कि विशेष प्रकार की मिट्टी को छानकर पानी से गूंथा जाता है और फिर चाक या सांचे की सहायता से मनचाहा आकार दिया जाता है। इसके बाद वस्तुओं को सुखाकर भट्टी में उच्च तापमान पर पकाया जाता है, जिससे वे कठोर और उपयोगी बन जाते हैं। ये भी बताया जा सकता है कि प्रारंभ में ये वस्तुएं छिद्र युक्त होती हैं, परंतु उन पर लेप चढ़ाया जाता है, जिससे वे जल रोधक और अधिक मजबूत बन जाती हैं। अब इस भाग में विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि साबुन हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिसका प्रयोग शरीर और वस्तुओं की सफाई में किया जाता है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सामान्यतः इन्हें वनस्पति तेल या वसा तथा क्षार की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। फिर आते हैं अपमार्जक पे। कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कपड़ों से गंदगी हटाने में सहायता करता है। अपमार्जक साबुन से भिन्न होता है और इसकी विशेषता यह है कि कठोर जल में भी अच्छा झाग बनाता है। इसी कारण कपड़े धोने में ये अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। पाठ पूरा होने पर शिक्षक संक्षिप्त प्रश्नों से ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि विद्यार्थी मानव निर्मित वस्तुओं के उदाहरण, उनके निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों तथा उपयोग या सावधानियों को समझ पाए हैं या नहीं। इसे कक्षा में चर्चा परिचर्चा का रूप भी दिया जा सकता है या गृह कार्य के रूप में लिखवाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।